गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपसे कहा था कि आज हम कुछ और अच्छे क्वेश्चन देखेंगे सीरीज़ के, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन। मैंने आपको एक होमवर्क दिया था बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि कुछ पढ़ के आना, तो उम्मीद करता हूँ पढ़ के आएंगे आप लोग। हाँ, तो अच्छा है, उसको सामने रखो जो आपने पेज पे लिखा होगा और फिर देखते हैं कुछ उसमें। तो देखो बेटा, फार्मूला याद है ना आपको? बिना फार्मूले के अब कुछ नहीं होगा इसमें। थोड़ा सा स्कोर बड़ा कर देते हैं। ये रॉड है बेटा एक, ठीक है, और कलर थोड़ा सा ये प्रॉब्लम तो कर ही रहा है। ठीक है, दिख रहा होगा बच्चों आपको, है ना? इतना तो विजिबिलिटी होगी इसके अंदर, कोई इशू नहीं। देखो, और ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये गिवन है आपको 37, राइट? रॉड का मास m और लेंथ l। तो बच्चों आपसे कह रहा है फाइंड, कल का सेम क्वेश्चन है, बस वैरायटी अलग कर दी है मैंने। फाइंड T1 एंड T2, ये आपको फाइंड करना है। ओके, आसान सा कॉन्सेप्ट था। आपसे मैं लिख भी देता हूं, फाइंड T1 एंड T2, ये आपने सॉल्व करना है। तो किसी एक के अक्रॉस टॉर्क लिख लेते हैं, इस पॉइंट O के अक्रॉस, याद है? जिसके अक्रॉस आप टॉर्क लिखते हैं, सॉरी हाँ, उस पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू 0 हो जाती है। सही बात है। मैंने आपसे कहा था ना कि जिस फोर्स से अपनी दुश्मनी निकालनी हो, है ना, उसको क्या मान लो आप लोग, हिंज बना दो। हिंज मतलब उसके अक्रॉस टॉर्क लिख दो, तो वो फोर्स का टॉर्क ही 0 हो जाएगा। तो अच्छी बात है। तो बच्चों यहाँ से आपने देखा कि ये होगा इसका mg, ठीक है। अब इसके दो कंपोनेंट्स, ये 37, तो फिर ये भी कितना होगा 37, और ये 37, तो फिर ये वैल्यू आएगी मेरे पास, मार्कर एक भी काम नहीं कर रहा है ठीक से, ये हो जाएगा mg cos 37, मतलब 4 mg/5, ठीक है। तो देखो, टॉर्क अबाउट O इक्वल्स टू किसका टॉर्क? इसका टॉर्क, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो गया 4 mg/5, ये तो हो गया फोर्स। अब इसका ठीक से दिखा नहीं है, परपेंडिकुलर पर हेटो परपेंडिकुलर ही, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस कितनी है L/2 प्लस, अब देखो T2, अब चाहो तो इस T2 के कंपोनेंट कर लो, बट क्या आसान है, मुझे लगता है कि लेंथ L है, इस लेंथ के कंपोनेंट कितने होंगे ये वाले? अगर ये पूरी लेंथ कितनी है L, अगर ये पूरी लेंथ L है, तो ये हो जाएगा L cos 37। तो अब इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा? यहाँ से फाइंड किया है ना, R से F, इस तरफ। R देखो, ये R से F, और इसके टॉर्क का डायरेक्शन R से F, इस तरफ। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो कितना लिखूं मैं, L बोलो cos 37, तो टॉर्क अबाउट O 4 mg/5 L/2, माइनस क्यों, दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन अलग अलग है। इसका देखो, ये R से F बाहर की तरफ, और ये R से F अंदर की तरफ, तो ये हो जाएगा T/2 L cos 37 कितना होता है बेटा, बोलो 4/5, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 4 mg/5 L/2 माइनस 4L/5 इंटू T2, तो T2 4L/5 इक्वल्स टू 4 mg/5 L/2,
तो 4L 5 कैंसिल, तो यहाँ से T2 की वैल्यू आ जाएगी mg/2, ठीक है। हाँ, कल मैंने आपसे कहा था बच्चों की एक इक्वेशन गिफ्ट में आती है, तो कौन सी इक्वेशन होगी वो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, T1 + T2 = mg। क्यों बेटा, तो T2 कितना है अपने पास mg, तो T1 + mg/2 = mg, तो T1 = 1 - ½ mg/2। ओके, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। तो एक अच्छी वैरायटी थी जो आपने देखी, और इसमें एक क्वेश्चन और देखते हैं फिर। देखो एक अच्छा क्वेश्चन कराता हूं आपको, ठीक है बेटा, बढ़िया सा क्वेश्चन, ध्यान से देखना आप। मान लो कि ये एक एक्सेस है, एक्स और वाई एक्सेस, कोई एक फ्रेम है, ठीक है, एक्स और वाई फ्रेम, और इस फ्रेम के ऊपर एक रॉड रखा हुआ है, ये रॉड m = 10 kg और L = 10 kg, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर आपको NLM का भी कुछ आइडिया होना चाहिए, तो वो आइडिया कैसे आएगा, एक नॉर्मल इधर आएगी N1, और जमीन से नॉर्मल कहाँ मिलेगी, ऊपर की ओर N2। ये जो सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस है, μ = 0, लेकिन इस सरफेस पर फ्रिक्शन है, μ ≠ 0, ठीक है। और सिस्टम इक्विलिब्रियम में डजंट स्लिप, ये रॉड स्लिप नहीं हो रही है, रॉड डजंट स्लिप, समझ रहे हो, मतलब फ्रिक्शन कहते हैं इसको रोक रहा है। तो बेटा क्वेश्चन आपसे बोलेगा फाइंड N1 N2 and value of mu if rod doesn't slip। अगर रॉड स्लिप नहीं होती है तो आपसे कह रहा है फाइंड म्यू बताओ, μ1 बताओ, N1 बताओ, N2 बताओ, ठीक है। ये हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट इसका है। तो देखो बेटा इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, थोड़ा सा NLM में आपने पढ़ा होगा हल्का सा, कि अगर यहाँ बताया तो आपको साइड से थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है बेटा, चलो इधर ही देख लो। अगर रॉड स्लिप होगी तो क्या ऐसे स्लिप होगी क्या, देखो अगर ये रॉड है तो क्या ऐसे स्लिप होगी क्या, नहीं, रॉड जब भी स्लिप होती है तो हमेशा ऐसे तो स्लिप होती है। कभी आपने देखा अभी फेस्टिवल आने वाला है तो हम वॉल पे पेंट करते हो तो यहाँ पे लैडर लगा देते हैं, ठीक है ना। तो एक तो होता है पेंटर जो पेंट कर रहा है, साथ में हेल्पर भी होता है, तो वो क्या करता है अपने दोनों लेग्स के फर्स्ट टो को ऐसे प्रेस करके रखता है लेडर पर। क्यों, वो इसलिए कैसा नहीं हो कि वो पीछे स्लिप हो जाए, ठीक है ना, और पेंटर नीचे आ जाए, सारा कलर उसके ऊपर आ जाए, तो वो खराब लगेगा ना, वो ऐसा होना नहीं चाहिए। ये रूल्स तो यही कहते हैं। मतलब अगर फ्यूचर में कभी रॉड स्लिप हुई तो बेटा कहाँ स्लिप होगी बताओ, ये रॉड आगे स्लिप हो गई। बात को समझो बच्चों, ये N2 था, ये N1 था, इसका मास mg नीचे की और रॉड स्लिप नहीं हो रही, रॉड स्लिप नहीं हो रही, मतलब अगर कभी रॉड स्लिप होती तो वो यहाँ चलती, अगर वो यहाँ चलती तो इसका फ्रिक्शन फिर यहाँ पे आता। बोलो बेटा आपको मेरी बात समझ में आई होगी, फ्रिक्शन की वैल्यू अपने पास ये आती है, ठीक है ना। एक मिनट रुकना सर, एक मार्कर मंगवाई देते हैं, ठीक है। तो ये अगर ये रॉड यहाँ चलती तो फ्रिक्शन इधर ही आता, सही बात है, N2 भी हो गया। अब इसका mg कहाँ लग रहा है, नो डाउट इसका mg लग रहा होगा अपने पास नीचे की ओर, mg, राइट। तो मुझे फाइंड करना है N1 N2। तो बच्चों देखो क्वेश्चन ऐसा है कि
एक इक्वेशन अपने गिफ्ट में मिलेगी और बाकी हमें कुछ लॉजिक लगाने पड़ेंगे। इसमें थोड़ा सा फ्रिक्शन का भी कॉन्सेप्ट आएगा, तो याद करो एनएलएम में आपने पढ़ा हुआ है, फ्रिक्शन में आपने पढ़ा होगा। फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है एफएस मैक्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बहुत अच्छा चैप्टर है फ्रिक्शन एफएस मैक्स। मतलब ये समझो कि मेरा तो बहुत फेवरेट टॉपिक था, इतने बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम बनते हैं इसमें। एफएस मैक्स इक्वल्स टू म्यू एम जी, आपको पता होगा। मतलब तब तक रॉड सरफेस से स्लिप नहीं होगी, याद है ना, ब्लॉक और सरफेस का जो कांटेक्ट था एफएस मैक्स तक, तो वो कांटेक्ट में रहता है, और जैसे ही फ्रिक्शन एफएस मैक्स को क्रॉस कर जाता है तो वो चलने लगता है, तो वहाँ पता था काइनेटिक फ्रिक्शन वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो देखो हमें फाइंड करना है n1 n2, तो क्या करेंगे, एक इक्वेशन तो हमें गिफ्ट में आई है, कौन सी, देखो n2 ऊपर mg नीचे, सिस्टम इक्विलिब्रियम में, मतलब n2 इक्वल्स टू mg, तो n की वैल्यू 10, g की वैल्यू 10, तो ये आ जाएगा 100 न्यूटन। ये कितना हो जाएगा अपने पास, 100 न्यूटन। सही है, तो देखो आगे अब इस पॉइंट पर एक तो लग रहा है n2 और एक लग रहा है f। मैंने आपसे कहा था कि अब यहाँ पे किसको O बनाएं। देखो अगर बहुत ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इस क्वेश्चन में, तो किसी पॉइंट के अक्रॉस O बना लो। O मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन बना लो। सब पॉइंट पे टॉर्क सेम आता है। मैंने आपको थ्योरम भी बताई थी कि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो सिस्टम में किसी भी पॉइंट के अक्रॉस टॉर्क लिखोगे तो हमेशा कैसा आने वाला है, सेम ही आने वाला है। लेकिन फिर मेरा डायलॉग क्या है जो आपको बहुत काम आएगा बच्चों, ये कि अगर किसी फोर्स से दुश्मनी निकालनी है तो उस पॉइंट को क्या बना लो, एक्सिस ऑफ रोटेशन बना लो। अब देखो अगर मैं इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाता हूं तो ये n1 0 होगा, पर जब मेरे को फ्रिक्शन परेशान करेगा, तो क्यों ना हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं और इसको क्या बना दें, एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो जैसे ही मैंने इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाया इस पॉइंट को, मतलब अब मैं इसके अक्रॉस क्या लिखने वाला हूं, टॉर्क। अगर मैं इसके अक्रॉस टॉर्क लिखूंगा तो देखो n2 इस पॉइंट से पास हो रहा है, फ्रिक्शन इससे पास हो रहा है, मतलब मुझे फ्रिक्शन का टेंशन ही नहीं है, n2 का टेंशन ही नहीं है। मुझे केवल सॉल्व करना है कि इसका टॉर्क n1 और mg का। बोलो बेटा, तो आसान तरीका है, बहुत अच्छा। देखो जरा इसको आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले mg के कंपोनेंट, अच्छा एंगल कुछ दे दूं क्या, ये मान लो आप लोग 37 डिग्री, ठीक है। तो ये देखो आप, ये कितना हुआ एंगल, ये 37, तो ये भी 37, तो ये बनेगा हमारा 4 mg/5। कैसे आया, mg cos 37 से। और मुझे इसकी जरूरत नहीं है परपेंडिकुलर की। अब देखो इसके आगे एक और बना लो, ये 37 तो ये 90 तो ये 53। देखो 37 90 53, ये 53 तो ये 37, ये 37 तो ये 53, तो ये एंगल कितना हो गया बेटा, 53। इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं, ठीक है। फिर देख लो 37 90 तो ये 53 तो 37 तो 53। तो इस नॉर्मल के भी दो कंपोनेंट्स, क्यों, क्योंकि मुझे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है। तो ये कितना हो गया अपना n1 cos 53, बस साइन की जरूरत ही नहीं मुझे। तो देखो यहाँ पे दो टॉर्क आ रहे हैं, कौन कौन से, मैं लिख रहा हूं टॉर्क अबाउट द पॉइंट O, तो टॉर्क O इक्वल्स टू, इसका टॉर्क बोलो mg 4 mg/5 इंटू, ये डिस्टेंस कितनी हुई l/2, टोटल तो l था ना, तो ये हो जाएगा l/2। और सेंस ऑफ रोटेशन देखो इधर r, ये पॉइंट्स यहां से वेक्टर r चलेगा, कहां तक चलेगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक। तो यहां से r से f, r से f है ना, ये r से f, तो इस तरफ, तो इसका रोटेशन इस तरफ। अब ये टॉर्क का डायरेक्शन ही तो इसका सेंस ऑफ रोटेशन है, टॉर्क तो अंदर की ओर होगा, सॉरी बाहर की ओर होगा, r से f बाहर की ओर, ठीक है। प्लस इसका टॉर्क देखो, फोर्स, फोर्स कितना n1 cos 53 कितना होता है 37 के बराबर, sin 37 53 इंटू l, l क्यों, क्योंकि लेंथ l है। इसका रोटेशन देखो r से f इस तरफ, मतलब ये इधर तो ये इधर। अब ये तो जीरो हो गया O के अक्रॉस, तो ये पॉइंट तो जीरो हो गया। 4 mg/5 l/2 माइनस, अब देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, तो एक को माइनस कर दो, माइनस n1
3/5 L, इसको इधर ले आते हैं बेटा, तो N1 3/5 L इक्वल्स टू 4mg/5 L/2, ठीक है। तो बच्चों एक मिनट, मार्कर चेंज करूँ मैं, तो यहाँ से बेटा कितना आ जाएगा अपना, L से L कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल बस, और 2 से 2 कैंसिल। तो मुझे फाइंड क्या करना था, N1, हाँ सही है ना, सॉल्व किया जा रहा है, पता ही नहीं क्या फाइंड करना है, बस चले आ रहे हैं लाइफ में आगे बढ़ते हुए, पता ही नहीं है क्या टारगेट है। ऐसा आप लोगों के साथ भी है क्या? नहीं सर, हमें तो पता है क्या करना है, सुबह से शाम तक बातें करनी है केवल, है ना, ऐसा है क्या? नहीं भाई, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, तो प्यारे बच्चे हो ना, सारी चीज़ों को बना लेते हो, पढ़ लेते हो, प्रॉपर होमवर्क करते हो। क्या कुछ ज़्यादा हो रहा है क्या? चलो ठीक है, कोई नहीं। तो यहाँ से किसकी वैल्यू है अपने पास में, N1 की, N2 मेरे पास में है ही। अब बात करते हैं इसके किसकी, फ्रिक्शन को फाइंड करने की। तो फ्रिक्शन देखते हैं, इसको ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट है और ये रॉड है। अब आप लोग बताओ, अगर ये कभी रॉड चलती भविष्य में तो कहाँ चलती, क्या इस तरफ चलती, और अगर ये इस तरफ चलती तो क्या फ्रिक्शन यहाँ पे होता? बिल्कुल होता। अब देखो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, Fs मैक्स का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन। तो एन कौन सा, ये वाला एन नहीं, वो नॉर्मल जो ग्राउंड से मिलता है, तो म्यू इंटू N2। तो म्यू की जगह म्यू, N2 कितना बेटा, N2 वहां से आ रहा है अपने पास 100। अब बताओ जो फ्रिक्शन आ रहा है, अगर रॉड को कांटेक्ट में रखना है तो कितना फ्रिक्शन चाहिए, Fs मैक्स। इससे ज्यादा फ्रिक्शन हुआ तो ये मैक्सिमम है, जब तक रॉड नहीं चलती। तो हमें जो फ्रिक्शन चाहिए, देखो कितना फ्रिक्शन है Fs मैक्स, म्यू इंटू 100। अब मुझे इसको रोकना है, तो जो फ्रिक्शन चाहिए वो इससे ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, बताओ। यहाँ पे आपका फ्रिक्शन बोलना चाहिए बच्चों, समझ रहे, अगर फ्रिक्शन में आपने गड़बड़ कर दी तो फिर मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, मैं अगर इस फोर्स की वैल्यू, अगर इस फोर्स की वैल्यू किससे ज्यादा हो जाए, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू Fs मैक्स से, तो रॉड स्लिप हो जाएगी। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि अगर आप चाहते हो कि रॉड नहीं रुके, तो जो फ्रिक्शन है, जो अप्लाइड फ्रिक्शन है, वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए, म्यू N2, सॉरी म्यू N2। तभी तो बात बनेगी यार, समझ गए क्या? तो अच्छी बात है। अब Fs मैक्स, ये वैल्यू, ये जो अप्लाइड फोर्स है किसके इक्वल होगा, 100 के। तो मैं लिख देता हूं F इंटू म्यू N2 की वैल्यू 100, ठीक है। अब देखो अपने पास जो वैल्यू आई है किसकी, F की। F कहां से आएगा, तो F को देखते हैं। देखो अगर रॉड इक्विलिब्रियम में है तो N1 इधर, इसको देखो ये वाला पार्ट, ये था N1 और ये था फ्रिक्शन। अगर एक रॉड स्ट्रेट ही है ना, इतना तो तुमको समझ में आ रहा होगा कि रॉड स्ट्रेट है, तो ये N1 इधर, F इधर, सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो F की वैल्यू कितनी है, N1। तो हमें जो फ्रिक्शन चाहिए N1 कितना होना चाहिए बताओ, N1 की वैल्यू 2, M की जगह 10 इंटू 10/3 लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू 100। सही है, बिल्कुल सही लिख रहा हूं मैं। मतलब कि जो म्यू है, देखो इसकी वैल्यू है मैक्सिमम फ्रिक्शन है, और जो फोर्स है, फोर्स वो कितना होना चाहिए, मैक्सिमम फ्रिक्शन से बराबर या फिर कम। अगर इससे ज्यादा हो गया तो फिर रॉड स्लिप हो जाएगी। मतलब इस लिमिट तक क्या होता है, हम साथ साथ हैं, हम मतलब कौन, ये रॉड और ये पॉइंट। अगर Fs मैक्स से आगे क्रॉस कर गए आप लोग तो फिर क्या होगा, अगर Fs मैक्स से आगे क्रॉस कर गए आप लोग तो फिर वो बात बिगड़ जाएगी। तो ये कैंसिल हो गया अपने पास, तो कितना आ जाएगा, 2/3 लेस देन इक्वल्स टू म्यू, या म्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2/3। सही है क्या, ये अपने पास म्यू की वैल्यू आ चुकी है। इतना म्यू होना चाहिए तो आपके आगे सिस्टम अपना किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में। ओके, तो बच्चों आपने देखा कि मैंने आज आपको दो वैरायटी कराई है, दोनों आपको समझ में आ गए होंगे, तो आप इसको नोट कर लें, फिर हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो आसान था बच्चों। देखो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो रोटेशनल मोशन है ना, ये एक ब्रांड है एक तरह से फिजिक्स का।
अगर आप इस चैप्टर को ढंग से पढ़ते हैं तो मेरा यकीन मानो बच्चों, आपको बाकी चीज़ें समझ में आ ही जाएंगी। अभी हम रोटेशनल मोशन के थोड़े थोड़े मिड में आ रहे हैं, और अभी इसमें बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है। कौन सा? कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन, जिसमें आपने मैकेनिक्स में पढ़ा था NLM 1D 2D कंस्ट्रेंट मोशन। हाँ, अच्छा ध्यान है, कंस्ट्रेंट मोशन। याद करो, एक ब्लॉक नीचे आ रहा है, एक ब्लॉक ऊपर जा रहा है, और एक पुली के ऊपर दूसरी पुली है ना। ऐसे क्वेश्चंस नीट में बहुत कम आते हैं, लेकिन एम्स वगैरह में अगर पेपर अच्छा बना तो आ ही जाता है। और बच्चों, हमारा काम है आपको सब बताना। तो अभी आप एक होमवर्क और दे रहा हूँ कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का कंस्टेंट थोड़ा सा पढ़ के रखें। समझ गए ना बेटे? मैंने आपको पहले दिन बोला था, जब मैंने आपको सेंटर मास स्टार्ट किया था, कि बच्चों ये कोई ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जे कि हम इसको सरफेस से पढ़ लेंगे। मैकेनिक्स का है तो बहुत अच्छा टॉपिक है, तो मुझे आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए। हेल्प क्या चाहिए मुझे? कि कंस्टेंट मोशन आप पहले से पढ़ के आना, ठीक है? शायद मैं कल से 1-2 दिन स्टार्ट करूंगा कंस्टेंट मोशन। मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ? रोटेशनल मोशन और कंस्टेंट मोशन। लिटरली विल एंजॉय। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, तो आप इसे नोट करें, फिर अपन आगे देखते हैं, ठीक है? सो स्टूडेंट्स, रोटेशनल मोशन में अब एक छोटा सा थ्योरी पार्ट है। थ्योरी पार्ट क्या है? एक नए कैरेक्टर की इसमें एंट्री हो रही है, और एक ऐसा कैरेक्टर जिसने कि इस न्यूमेरिकल्स के सेगमेंट्स को बदल दिया, इसके कॉन्सेप्ट को चेंज किया। कॉन्सेप्ट मतलब थोड़ा सा उसने इसको स्टाइलिश बना दिया। देखो कैसे। हम लोग लिख रहे हैं रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड अल्फा, ठीक है? अब याद करो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आप लोग लिखते थे F इक्वल्स टू m इंटू ए। अब जैसे सेंटर ऑफ मास आया तो मैंने आपको बोला कि m यहाँ पे होता था F नेट इक्वल्स टू ACM। सही बात भी थी। ऐसा नहीं कि सेंटर ऑफ मास में ही न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में भी हम इसको ACM ही होता था, लेकिन वो वहां लिख देते तो आप बोलते ACM कहाँ से आया, इसलिए हम इसको लिखते थे F इक्वल्स टू MA। समझ गए ना? तो देखो, मैंने उस समय आपसे कहा था कि जो काम फोर्स का है वही काम किसका है? टॉर्क का। रोटेशनल मोशन में जो काम मास का है अपना, सिंपल मैकेनिक्स में, ट्रांसलेटरी मैकेनिक्स में, वही काम है हमारा किसका? इनर्शिया का। तो बच्चों, यहाँ पे बनेगा टॉर्क नेट इक्वल्स टू m की जगह I और इसकी जगह अल्फा, ठीक है? ये छोटी सी इक्वेशन है। अब देखो न्यूमेरिकल्स को ये कैसे बदल देता है। तो ये एक मेरे पास कॉन्सेप्ट आया, टाउ इक्वल्स टू I अल्फा, ठीक है? अब देखो जरा, यहाँ पे I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दूसरा अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सीलरेशन। दोनों ही बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अल्फा क्या है और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ठीक है? अब सुनो ध्यान से, जिस पॉइंट के अक्रॉस टॉर्क लिखते हैं उसी पॉइंट के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लिखते हैं। अब ऐसा नहीं कि आपने ना इनर्शिया के लिए अलग एक्सिस ले लिया, टॉर्क के लिए अलग एक्सिस ले लिया, तो क्वेश्चन अपना गलत हो जाएगा। उस बात को मैं समझा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आपको न्यूमेरिकल में समझ में भी आएगा। बट अभी थोड़ा सा एक बड़े अंदाज तो लेके चलना पड़ता है ना अपने को। तो आप ये अंदाज लेके चलो कि जिस पॉइंट के अक्रॉस टॉर्क लिख रहे हैं उसी पॉइंट के अक्रॉस हम लोग इनर्शिया भी लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। बेटा, एक बड़ी सीरीज है, आपको पता है कि हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से देखना, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि एक डिस्क है, ठीक है, और डिस्क पे एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ये F। मैं लिख देता हूँ डिस्क है और मास M एंड रेडियस R, ठीक है? तो आपसे बोल रहा है फाइंड टॉर्क, ठीक है? और ये यहां से ये फिक्स्ड है, ओके? तो ध्यान से देखो, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क इक्वल्स टू I अल्फा। टॉर्क इक्वल्स टू I अल्फा। अब I किसका? डिस्क का, इस पॉइंट के अक्रॉस। तो कितना लिखूंगा मैं? टॉर्क इक्वल्स टू I की जगह क्या होगा बेटा जी? I की जगह होगा m r स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा, ठीक है ना? आज वाइट मार्कर से लिखना किस्मत में ही नहीं है बच्चों, जबकि ये मेरा फेवरेट कलर है। टाउ इक्वल्स टू m r स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा, ठीक है? लेकिन टॉर्क की जगह कितना होता है अपने पास? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो, ये तो हो गया फोर्स, और ये डिस्टेंस कितनी है हमारे पास? परपेंडिकुलर। तो टॉर्क इक्वल टू F इंटू आर। दोनों टॉर्क है तो एक ही बॉडी के लिए हम दोनों का आपस में इक्वल कर देंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा mr स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा इक्वल्स टू ये टॉर्क इक्वल्स टू F इंटू आर। अब देखो, R से R कैंसिल, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2f अपॉन mr। समझ गए क्या? ये हमारे पास वैल्यू आई है। और जिस डायरेक्शन में डिस्क का रॉड के घूमने का फील आता है उसी डायरेक्शन को हम लोग अल्फा मान लेते हैं। तो देखो अगर मैं इसको ऐसे ऊपर की ओर पुल करता तो इसके घूमने का फील ऐसे आ रहा था, तो इसको मैं क्या मान लूंगा? अल्फा। समझ गए? ठीक, अपना क्वेश्चन ही हो गया। आओ और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 था ये बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 ये देखते हैं। देखो मान लो कि ये एक स्क्वायर प्लेट है, राइट, और मास m इंटू ए, और फोर्स मैंने इस डायरेक्शन में लगा दिया है। एक बार बात f की वैल्यू है मेरे पास। अब आप लोग बताओ कि ये कैसे सॉल्व होगा। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ मात्र 30 सेकंड का। तो आप तो चाहो तो टाइम 2 घंटे ले लो, वीडियो को पॉज कर दो, बेटा सॉल्व ही करते रहो, है कि नहीं? लाइव क्लास होती तो अपन टाइम का काउंट करते हैं। खैर चलो कोई नहीं, हमें फाइंड करना है मोमेंट ऑफ अल्फा। फाइंड अल्फा, फाइंड अल्फा। इसके अक्रॉस बॉडी रोटेट हो रही है, तो बता फार्मूला क्या है। अच्छा एक बात और, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या का फार्मूला क्या होता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ बेटा, ये आपको याद होना चाहिए। स्क्वायर के लिए m स्क्वायर अपॉन 6, याद है ना? मैंने आपसे पहले भी कहा था बेटा, आज भी कह रहा हूँ कि आप एक कॉपी पर फार्मूले लिख लें। फार्मूले लिखने से और पर डे इसको देखते रहें। और दूसरा क्या है कि आप इसको सॉल्व कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने पर आप उसको सामने रखें, किसको? फार्मूला कॉपी को, तो आपको फार्मूला याद हो जाएंगे। तो देखो टॉर्क, टॉर्क इक्वल्स टू क्या लिखूँ मैं? आई अल्फा। अब आई की जगह कितना होगा? एम ए स्क्वायर अपॉन 6, ठीक है, ये हो गया अल्फा। अब देखो एक टॉर्क का आई अल्फा से, अब एक टॉर्क किससे आएगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो सबको पता है कि ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, बताओ कितनी होती है? √2 है। अगर √2 है तो ये तो इसका आधा ही होगा ना, तो कितना हो जाएगा ये? a/√2। तो एक दूसरा टॉर्क कितना होगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये तो हो गया फोर्स, और उसके परपेंडिकुलर कितना? ये हो जाएगा मेरे पास a/√2। सही है। अब ये दोनों टॉर्क आपस में कैसे होने चाहिए? इक्वल, मतलब FA अपॉन √2 इक्वल्स टू MA स्क्वायर अपॉन 6 इंटू अल्फा, राइट। तो यहाँ से A से A कैंसिल, तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 6m अपॉन, और कितना? 6m अपॉन √2, और कुछ आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है सर, क्यों नहीं आएगा? √2m और a, सही है क्या? अब बताओ यहाँ पर a क्या है? 6f अपॉन √2m है। बेटा कह दो आप लोग, a इज एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन नहीं है, ए क्या? ए इज अ साइड ऑफ द स्क्वायर। जो बहुत से बच्चे गलत कर देते हैं, गलत चीज समझ लेते हैं कि ए इज एक्सेलरेशन, नहीं, ये क्या है? साइड ऑफ द स्क्वायर, है ना? वही है ना? हाँ हाँ वही है। मैं तो देख रहा था तुम्हें कितना आता है। अच्छा सर, ठीक है। तो यह जाएगा 6f अपॉन √2ma। ओके, ये हमारे पास एक वैल्यू आ चुकी है। अब चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, तो कुछ बात समझेगी हो गया रहा है, भगवान जाने। देखो हेडिंग लिखते हैं हम लोग रॉड प्रॉब्लम। ये दो बेसिक क्वेश्चन हो गए, आपको लगाना आ गया कि आई अल्फा कैसे लिखते हैं और फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे लिखते हैं। तो अब मैं हेडिंग लिख रहा हूँ रॉड प्रॉब्लम्स। बड़ा सेगमेंट है बेटा, क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी कम से कम 70% आते ही आते हैं, और ये अच्छा आर्टिकल है रॉड प्रॉब्लम्स, ठीक है। रॉड में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं देखते हैं, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो ये एक रॉड है और ये इसका एक्स, ये पॉइंट है, इसके अक्रॉस रॉड ऐसे रोटेट हो रही है, ठीक है। बच्चों इतना ध्यान से सुनना क्योंकि इसमें आपके एनएलएम के सारे कॉन्सेप्ट यूज हो जाएंगे। सारे से मतलब जो आपने नॉर्मल वगैरह सीखा हुआ है। अब मेरी बात को सुने ध्यान से, बहुत ध्यान से। देखो अब मैं आपको कैसे बताऊं, सुनो। हम लोग क्या करते हैं,
जब कोई फेस्टिवल आता है, जैसे दीपावली कोई फेस्टिवल है, तो हम बाहर से कोई भी एक फ्रेम लाते हैं, कोई अच्छी सी पिक्चर होती है उसको हम फ्रेम करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, कोई भी अपना जो आइडियल होता है, और फिर हम उसको हैमर से एक बोर्ड पर इसको हैमर लेते हैं, नेल लेते हैं, ऐसे फिक्स करते हैं ना, और फिर हम उस फ्रेम को ऐसे टांग देते हैं, समझ लो। तो मान के चलो कि ये कोई नेल है, और इसके ऊपर मैंने इस फ्रेम को टांग दिया, ये वाली फ्रेम, ये फ्रेम है ऐसे। तो आपने देखा होगा कि जो फ्रेम का जो पूरा वेट होता है वो किसके ऊपर होता है, इस कील के ऊपर, इस नेल के ऊपर आ जाता है, समझ रहे हो ना, ये हुक लगा हुआ है, ऐसे ये कोई फ्रेम टंगी हुई है। तो देखो अगर ये थोड़ी सी वीक होगी तो ये नीचे गिर पड़ती है कभी कभी तो, लेकिन जो हुक है या कोई नेल है ये एकदम फिक्स्ड है, इसका मतलब क्या है, वेट है mg नीचे, तो नॉर्मल कहाँ पे आ रहा है, ऊपर की ओर। समझिए आप लोग, नॉर्मल कहाँ पे आ रहा है अपना, ऊपर की ओर। और ये मैंने बोला आपसे जस्ट रिलीज्ड, एक रॉड थी जिसका मास कितना है m, मैं लिख देता हूं इधर, कहाँ लिखूं, चलो यहाँ लिख देता हूं, इसका मास m एंड लेंथ l, और ये जस्ट रिलीज्ड है, जस्ट रिलीज्ड, ठीक है। अगर जस्ट रिलीज का केस है तो बताओ, अगर ध्यान से देखो तो एक जस्ट रिलीज का मतलब क्या, इसको मैंने ठीक रिलीज किया है, तो आपसे पूछा जस्ट आफ्टर रिलीज, जो भी कॉन्सेप्ट सीखा रहे हैं हम, कब सीख रहे हैं, रिलीज के तुरंत बाद देख रहे हैं। तो ये रॉड नीचे आएगी, तो देखो बेटा एक नॉर्मल तो इस तरफ आएगा, अब देखो धीरे धीरे रॉड नीचे नीचे घूमती हुई आ रही है, तो रॉड तो नीचे आ जाएगी, कभी तो आएगी रॉड नीचे, जब रॉड नीचे आएगी तो नॉर्मल कहाँ पे लगेगा, अपने ऊपर की ओर। तो एक नॉर्मल तो ये आ गया, इसको बोलेंगे हम n1, ठीक है, एक नॉर्मल ये सही है n1। अब देखो ऐसा लग रहा है ना कि ये रॉड नीचे तो आ रही है, लेकिन क्या रॉड राइट में जा रही है क्या, इसका मतलब एक नॉर्मल n2 यहां पर भी आएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है ना, एक नॉर्मल, ये कितना बनेगा अपने पास n2। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो, क्या ये जो रॉड है लेफ्ट में जा रही है, सॉरी राइट में, क्या लेफ्ट में, ये रॉड कहीं भी नहीं जा रही, मतलब n2 कितना होगा अपना 0, क्योंकि अगर n2 कुछ होता तो रॉड चल के यहां भाग जाती, तो n2 की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास में 0, लेकिन n1 तो रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि ये नीचे की ओर आ रही है, और नीचे की ओर आ रही है तो इस पॉइंट पे प्रेशर कहाँ लगेगा, नीचे की ओर, तो n1 कहाँ पे आएगा अपना, ऊपर की ओर, ठीक है। अब कौन सा फोर्स लग रहा है, एक मात्र फोर्स लग रहा है मेरे पास mg, तो इसको बेटा मैंने ले लिया mg, सही है, mg कहाँ लग रहा है अपना, नीचे की ओर, ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा टॉर्क, तो टॉर्क कैसा आता है अपना, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, कौन सा मार्कर ले लूं मैं, टॉर्क इक्वल्स टू मेरे पास में आएगा आई अल्फा। अब आई कौन सा लूं बेटा, आई वो लेते हैं कहां से, पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ठीक है ना, आई, और किसके अक्रॉस घूम रही, इधर से, तो कितना आएगा अपने पास है, इसका इनर्शिया बोलो ml² अपॉन 3, वेरी गुड। तो टॉर्क इक्वल्स टू ml² अपॉन 3 इंटू अल्फा, सही है। अब एक टॉर्क आएगा कौन सा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला, तो फोर्स कौन सा mg, और डिस्टेंस कौन सी, mg से आता है कि डिस्टेंस l/2, ठीक है। जिस डायरेक्शन में रॉड घूमती है उसी सेंस में हम लोग अल्फा मान लेते हैं, तो अल्फा का सेंस ऑफ रोटेशन क्या होगा अपने पास, ये, ठीक है, दोनों को आपस में इक्वल कर देते हैं, तो ml²/3 इंटू अल्फा इक्वल्स टू mg/l/2, तो m से m कैंसिल, l से l कैंसिल, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितना आएगी जे 3g/2l। देखो बेटा अल्फा सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, अल्फा तो अपना आ ही जाता है, सॉल्व करना बड़ी बात क्या है, a2 को फाइंड करना। अभी इसके अंदर सर्कुलर मोशन में आने लगा है, देखते हो बेटा न्यूमेरिकल में कितने कलर हैं इसके अंदर, अल्फा इक्वल्स टू 3g/2l, ये तो अपने पास आ ही गया। अब जरा ध्यान से देखना, मैं इसको फिर से बना रहा हूँ इधर इस कलर से, ये रॉड है और ये इसका mg था, अगर रॉड ऐसे धीरे 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 नीचे आ रही तो क्या सर्कुलर मोशन भी परफॉर्म कर रही है, बिल्कुल कर रही है। तो देखो अगर सर्कुलर मोशन है, ध्यान से देखना, ये ऐसे घूमती आ रही इधर, सर्कुलर मोशन है, तो क्या बेटा एक यहां पर at आएगा, at मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और एक क्या आएगा, एक यहां पर अपने पास में आएगा ac बोले तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, और ac का फॉर्मूला होता है r ओमेगा स्क्वायर, ओके।
बच्चों क्वेश्चन टफ है, पर मुझे लग रहा है आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। मैं एकदम सही स्टेप टू स्टेप आपको सिखा रहा हूँ। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और लग रहा है, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। देखो, एक मार्कर है, ठीक है, मान लो एक मार्कर है, चलो मानना क्या है, तो ये तो मार्कर ही है, इसमें क्या बड़ी बात है। ओके ठीक है, ये मार्कर है। अब मैं इस पर एक फोर्स लगाता हूं, तो क्या मेरे फोर्स लगाने से क्या मार्कर चलने लगा? बिल्कुल चलने लगा। लेकिन ध्यान से देखो, क्या यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी? नहीं, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। या तो तरीका ये है कि एक कार चलती आ रही है, आपने उसको धक्का और दे दिया। सोच के देखो, कोई एथलीट चलता हुआ आ रहा है, आप उसको धक्का और दे दो तो आगे निकल पड़ेगा ना। नहीं समझ में आ रहा? तो धक्के से आपको एक कॉन्सेप्ट जोक सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है बच्चों, एक बहुत पुरानी स्टेट होती है, वहाँ पे किंग होते हैं, और किंग थोड़े साइको टाइप के थे, सन की थे। तो एक बार विंटर का सीजन होता है और किंग अपने महल के ऊपर खड़े होते हैं, और उनके महल के सामने एक ऐसे रिवर फ्लो हो रही होती है। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, फ्रांस का मान लो कोई -20-35 मान के चलो, है ना। तो वो उनको लगता है कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए। तो वो अपने किसी उसको फ़ोन करते हैं, किसको, वजीर को फ़ोन करते हैं, या किसी अपने मिनिस्टर को बुलाते हैं। कहते हैं ऐसा है कि कल एक अनाउंसमेंट कर दिया जाए। अनाउंसमेंट ये कि जो कोई भी पर्सन इस रिवर को, मतलब टेम्परेचर इतना हाई टेम्परेचर है, इस रिवर को क्रॉस करेगा, उसको मैं बहुत सारा प्राइज़ दूंगा। और ये होना ही होना है आज से ठीक 1 वीक बाद इसी जगह पर। तो ये किंग तो किंग है, किंग की बात को कौन मना कर सकता है। तो जो राजा का अनाउंसमेंट था, पूरे सिटी में अनाउंसमेंट हो जाता है कि भाई ऐसी ऐसी बात है। अब लोग डरना शुरू कर देते हैं कि भाई इतनी सर्दी में कौन तैरेगा, है ना। लेकिन राजा की बात तो माननी पड़ेगी। तो खैर चलो, वो अनाउंसमेंट होता है, और वो एक दिन आ जाता है, एक ऐसा दिन आता है जिस दिन की वो पूरा जो कंपटीशन होना है, और उस शहर के, उस स्टेट के कुछ या उस सिटी के 10-12 जो यंगस्टर्स थे, वो थोड़ी हिम्मत करके आते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइस भी बहुत था उस समय। तो देखो, पिक्चर कुछ ऐसी है कि सामने वो रिवर का बहुत तेज फ्लो है, और टेम्परेचर तो ऐसा मानो कि माइनस का 15-20, बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो मतलब सोचने से डर लगने लगता है कि इतने ठंडे में से कौन तैरेगा। लेकिन फिर भी चलो, बात आई गई है। तो ये सामने एक किंग होता है, और सामने रिवर फ्लो हो रही होती है, और उसके सामने कुछ है ना, वो 10 कैंडिडेट्स होते हैं। सबके सब ऐसे खड़े होते हैं, और सब एक दूसरे को देखते हैं कि यार ये शुरुआत करे, ये शुरुआत करे। अचानक से क्या होता है कि उसमें एक पर्सन जंप करता है, और जंप करके कैसे ना कैसे हिम्मत करके सामने आ जाता है, और वो पूरा सा अपने एफर्ट लगा के रिवर को क्रॉस कर जाता है। तो इससे राजा बहुत खुश होता है कि चलो, किसी ने तो मेरे जो टारगेट दिया था उसको उसने कवर किया, पूरा किया। तो सब पर्सन आते हैं, सब ताली बजा के उसका स्वागत करते हैं। उसको ट्रॉफी देने की बात आती है। जब ट्रॉफी देने की बात आती है, तो मंत्री बोलते हैं कि आप कुछ 2 शब्द कहना चाहेंगे। कहता 2 शब्द तो बात की बात है, पहले ये बताओ मुझे धक्का किसने दिया था। तो समझ रहे हो आप लोग? तो इसका मतलब क्या है? क्या उसको ट्रॉफी मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आप बताओ सोच के। उसको ट्रॉफी मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ठीक है, उसको किसी ने धक्का दिया, लेकिन जब उसको किसी ने उसको पुश कर दिया था, तो उसने अपने एफर्ट्स लगाए ना, अपने एफर्ट्स लगाए, तभी तो उसने उसको क्रॉस किया। ऐसे कहीं ना कहीं बच्चों के साथ भी, कि आपको किसी रिलेटिव्स ने बोल दिया था, या आपका खुद का मन था डॉक्टर बनने का। बहुत से बच्चों तो कहते हैं सर हमने एडमिशन इसलिए लिया कि हमें मैथ्स नहीं आता था, इसलिए मैथ्स से बचने के लिए। अब उनको पता चला कि मैथ्स से बचने के लिए थे, यहाँ पे वेक्टर से बड़ा मैथ्स ही नहीं है कुछ। आप समझ रहे हो बात को? तो खैर चलो, वो एक तरीका था, आपको मोटिवेट करना था, थोड़ा आपको बताना था। तो मैं आपको बता रहा था कि अल्फा इक्वल्स टू 3G/12। अब देखो, ये जो रॉड है, और रॉड अब धीरे धीरे नीचे आ रही है। तो बेटा एक बात हो रही कि मेरे तो बहुत अच्छे फेवरेट क्वेश्चन है रोटेशनल मोशन के। एक एक न्यूमेरिकल ऐसा है कि जो सब चीज़ों को कवर करेगा। तो आप इसको एंजॉय भी कर सकते हैं, और आप इसको सुन भी सकते हैं। तो देखो, ये रॉड है, अभी 80 का लग रहा है नीचे की ओर, और ये का लग रहा है, क्योंकि सर्कल तो ऐसे ही बनेगा ना, और सर्कल बनेगा तो AC तो इधर ही आएगा। अब देखो, मैं क्या बोल रहा था, यहाँ से बात आई थी धक्का देने से। अगर ये रॉड देखो, ये कोई पहले चलता हुआ आ रहा है, ऐसा भागता हुआ आ रहा है, और मैं इसको और धक्का दे दूँ, तो क्या उसकी रफ्तार बढ़ जाएगी? बिल्कुल सर, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन जब वो कैंडिडेट नदी में खड़ा हुआ था, और मैं मान के चलो मैंने उसको धक्का दिया था, तो क्या उसकी वेलोसिटी उस समय कुछ थी क्या? नहीं थी। मतलब जिस समय मैंने उसको पुश किया, उस समय वो रेस्ट में था। बच्चों ठीक वही कंसेप्ट यहाँ भी लगेगा। वो लीनियर मोशन था, ये अपना सर्कुलर मोशन है प्यारे बच्चों। इसका मतलब शुरुआत में इसका ओमेगा कितना था? ओमेगा इनिशियल इक्वल्स टू 0, क्योंकि शुरुआत में रॉड घूम नहीं रही है। जब रॉड घूम नहीं रही है तो ओमेगा इनिशियल 0 है, और ओमेगा इनिशियल 0 है बच्चों, तो उसका AC कितना होगा? एक्सेलरेशन 0। कौन सा एक्सेलरेशन 0? वो एक्सेलरेशन जो सेंटर की ओर लग रहा है।
समझ गए ना, बात समझ में आती है क्या? तो सर्कुलर मोशन नहीं है, सर्कुलर मोशन जस्ट होने ही वाला है, तो AC 0, ठीक है। अब मुझे पता करना है AT। तो देखो ऊपर कौन है, ऊपर है मेरे पास N1, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम लगती सर्कुलर मोशन की है, मतलब मैं आपको उसमें उलझाना नहीं चाहता, मेरा कहने का मतलब है कि N1 ऊपर की ओर है, ठीक है। और इसका एक कंसेप्ट और भी आएगा यहाँ पे, वो कौन आएगा अपना mg। तो अब याद करो रोट कौन सा मोशन यार, हाँ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में ऊपर की ओर कौन आता था, नॉर्मल, इसको बोलते हैं N1। नीचे की ओर क्या आता था बेटा, mg, समय एन भी बोलते थे, और हम लगाते थे एफ नेट। एफ नेट मेरा बोलने का तरीका क्या है, मैक्स माइनस मिन इक्वल्स टू एम है। अगर सिस्टम ऊपर की ओर जा रहा है तो उसको हम लिखते थे N1 माइनस का mg इक्वल्स टू ma। बोलो बच्चों, ये ठीक वैसा ही तो हो रहा है। क्या हो रहा है इधर सर जी, इसमें ऐसा लग रहा है कि कौन ऊपर क्यों जा रहा है, बोलो ये ऊपर क्यों जा रहा है, तो क्या बनेगा मैक्स। तो बच्चों देखो अपना ओमेगा इनिशियल 0 है, क्यों 0 है, क्योंकि शुरुआत में रॉड के अंदर सर्कुलर मोशन नहीं है, तो ओमेगा इनिशियल 0, तो AC कितना हो गया अपना 0। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, अब भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अब चलो इसमें लगाते हैं अपन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो याद है अपने को, जैसे कि मैंने बताया कि ब्लॉक है, अब इसमें नॉर्मल ऊपर की ओर है, mg नीचे की ओर, तो अगर ब्लॉक ऊपर की ओर जा रहा है तो मैक्स माइनस मिन इक्वल्स टू m है, अगर नीचे आ रहा है तो mg ज़्यादा होगा अपना। तो देखो यहाँ पर रॉड नीचे की ओर आ रही है, अगर रॉड नीचे की ओर आ रही है तो फिर ज़्यादा कौन होगा अपना mg। तो क्या लिखूँ, मैक्स माइनस मिन इक्वल्स टू m, और a की जगह 80, सही है ना। तो बेटा 80 अपन कैसे सॉल्व कर देते, तो याद करो 80 इक्वल्स टू होता था r अल्फा, तो r की जगह क्या लिखूंगा मैं, L/2, r की जगह L/2, और अल्फा कितना है मेरे पास 3g अपॉन 2l, l से l कैंसिल, तो कितना होगा जी 3g अपॉन 4, सही है। तो आओ अब रख देते हैं इसमें वैल्यू, तो mg माइनस का N1 इक्वल्स टू m, 80 की जगह आ जाएगा मेरे पास 3g/4, तो ये इधर वो इधर, तो आंसर किधर, आंसर इधर mg माइनस 3mg/4। तो बच्चों N1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4mg माइनस का 3mg/4, इट मीन्स ये आ जाएगा mg/4, ठीक है। तो हमारे पास आ गई नॉर्मल की वैल्यू। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप इसे नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं।